मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। गैसों और द्रवों में अणु के बीच की दूरी ठोसों की तुलना में काफी अधिक होती है, आकर्षण कम होता है, इसलिए इनके जो अणु होते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं। लेकिन ठोसों में इसके विपरीत अणु के बीच की दूरी काफी कम होती है और यहाँ जो आकर्षण होता है वो सबसे अधिक होता है। इस कारण ठोसों की स्थितियां निश्चित होती हैं तथा अणु अपनी सामर्थ्य के दोनों ओर कंपन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेन इस ठोस अवस्था पर फोकस करेंगे। ठोसों में जो है क्या क्या गुण पाए जाते हैं। एक तो ठोसों में अभी हमने पढ़ा कि अणु के बीच की दूरी कम, आकर्षण ज्यादा है, ठोसों की स्थितियां निश्चित रहती है, अपनी सामर्थ्य के दोनों ओर केवल कंपन करते हैं। इस कारण ठोसों का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अणु के बीच की दूरी कम है, आकर्षण ज्यादा है और इसमें जो संघटक कण है अपनी सामर्थ्य के दोनों ओर केवल कंपन करते हैं। तो अणु के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि और ज्यादा एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ठोस जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल माने असंपीड्य होते हैं, यानी अगर हम प्रेशर इस पर लगाएं तो इनका आयतन बदलता नहीं है और ये दृढ़ होते हैं। इसके बाद आते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को दो भागों में बांटा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पहले हम लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं छोटे छोटे समान आकृति के क्रिस्टलों से बने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम देखा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे क्रिस्टलों से बने हैं ये बिल्कुल समान आकृति के हैं, बिल्कुल समान साइज के हैं। तो इन्हीं को हम वास्तविक या सत्य ठोस भी कहते हैं। जो डेली लाइफ में हम सॉलिड वर्ड यूज करते हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों के लिए ही किया जाता है। तो इनमें अणुओं की व्यवस्था नियमित होती है और इनका एक फिक्स पैटर्न होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो संघटक कण है जिसको हमने रेड और ब्लू डॉट से देखा है, ये एक नियमित पैटर्न के अनुरूप व्यवस्थित है। या इसको आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो गोले हैं ये एक सीधी क्षैतिज पंक्ति के अनुरूप व्यवस्थित है। तो इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें नमक आ जाता है NaCl, डायमंड आ जाता है। इसके अलावा कोई भी आप मेटल ले लो, चाहे वो लोहा हो, Fe हो या एल्यूमिनियम हो, Al हो, Mg, Zn वगैरह, ये सब क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा कुछ धातुओं की बात की जाए तो सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया या आयोडीन हो गया, ये भी क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आ जाता है। तो इनकी और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पहले हम लेते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। इनका एक गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि इसके एग्जांपल में हम मेटल बोल रहे हैं तो मेटल का हम जानते हैं कि गलनांक एक फिक्स होता है, इसको हम गर्म करें तो एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। तो सारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित होता है। इसके अलावा इनमें विदलन का गुण होता है। विदलन का गुण का क्या मतलब है कि अगर हम इसको किसी तेज औजार से काटें तो जो टुकड़े होते हैं बिल्कुल प्लेन सरफेस वाले होते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को काटें चाकू वगैरह से तो ये जो टुकड़े मिलते हैं ये समतल सतह वाले होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं विदलन का गुण। तो इनका गलनांक भी निश्चित होता है, इनमें विदलन का गुण पाया जाता है। दूसरे प्रकार के ठोस होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में जो संघटक कणों की व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रिस्टलों की व्यवस्था है निश्चित नहीं है। ये क्रिस्टलों का आकार भी आपको अलग अलग दिखाई देगा, कोई छोटे नजर आ रहे हैं क्रिस्टल, कोई बड़े साइज के नजर आएंगे आपको। इनमें जो संघटक कण या जो अणु होते हैं वो एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसको आप इस सेकंड डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो अणु हैं, ये जो गोले हैं, ये एक सीधी रेखा में व्यवस्थित नहीं है। इसके एग्जाम्पल में कांच, रबड़ और प्लास्टिक हो जाते हैं। अब इसके गुणों की बात की जाए तो इसके जो गुण होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होंगे जस्ट अपोजिट होते हैं। तो जो हमने क्रिस्टलीय ठोसों के गुण बोला उनको हमने उल्टा कर देना है। जैसा क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। अगर हम इसको गर्म करें तो एक निश्चित ताप से पिघलना शुरू होकर उससे ऊपर के किसी एक निश्चित ताप पर पूर्ण रूप से पिघलता है। तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, ये एक ताप परिसर में पिघलता है।
ताप परिसर का मतलब है कि एक निश्चित ताप से पिघलना शुरू होंगे और उससे ऊंचे के किसी ताप पर पूर्ण रूप से पिघलेंगे। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता और इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता। यानी अगर हम इसको किसी तेज औजार से काटें तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो टुकड़े होते हैं समतल सतह वाले नहीं होते हैं, तो इनमें विदलन का गुण मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा इनको जो क्रिस्टली ठोस है उनको तो हम वास्तविक ठोस बोलते हैं, जबकि इनको आभासी ठोस कहा जाता है। या एक प्रकार का इनको लिक्विड भी बोला जाता है। इनको हम अतिशीतल द्रव बोलते हैं। अतिशीतल द्रव का मतलब है कि ठंडा किया हुआ द्रव, जैसे हम पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। तो ऐसी दिखने में तो ये ठोस होते हैं, कांच वगैरह ठोस होता है, लेकिन ये व्यवहार द्रवों की तरह करते हैं। इनमें द्रवों की तरह बहने का गुण होता है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो पुराने भवन होते हैं उनमें उनकी खिड़कियों में लगा जो कांच होता है वो नीचे से थोड़ा मोटा हो जाता है। नीचे से आधार से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो इसका रीजन पूछ देते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पुराने भवनों में लगी खिड़कियों में कांच नीचे से मोटा क्यों हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो सपोज हम ये मान लें कि ये कांच के अणु है, तो हम देख सकते हैं कि कांच एक कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, एक आभासी ठोस है, अतिशीतल द्रव है, तो इनमें द्रवों के समान बहने का गुण होता है। तो जब ये खिड़की में लगे रहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नीचे की ओर लगता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर कार्य करता है। तो इससे ये जो अणु होते हैं, अब चूंकि द्रवों के समान व्यवहार करते हैं, इनमें द्रवों की तरह बहने का गुण होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत ये धीरे धीरे नीचे की ओर बहते रहते हैं। तो जब ये अणु धीरे धीरे नीचे की ओर आते जाएंगे तो यहाँ पर अणु ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसलिए इसका आधार थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, ये एक प्रकार के आभासी ठोस या अतिशीतल द्रव होते हैं। इनमें द्रवों के समान बहने का गुण होता है। तो इनमें अगर हम अंतर देखें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, तो पहला अंतर लेते हैं इनका आकार। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका आकार निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा लेते हैं हम अंतर इसमें गलनांक। इनका एमपी फिक्स होता है, गलनांक इनका निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। ये एक ताप परास में पिघलते हैं। अगला गुण लेते हैं विदलन का गुण। अगर तेज औजार से काटें तो यहाँ प्लेन सरफेस बनते हैं, तो उसका मतलब इसमें विदलन का गुण मौजूद होता है, जबकि उसमें अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण उपस्थित नहीं होता। अगला गुण लेते हैं इनकी प्रकृति कि ये कैसे ठोस होते हैं, वास्तविक या आभासी। तो हमने पढ़ा कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जैसे कांच वगैरह उनमें बहने का गुण होता है, तो ये वास्तविक ठोस नहीं होते बल्कि ये आभासी ठोस होते हैं। इनको अतिशीतल द्रव भी कहा जाता है, या आभासी ठोस बोल देते हैं इनको, या अतिशीतल द्रव, क्योंकि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण होता है। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये रियल सॉलिड होते हैं, जबकि ये रियल सॉलिड नहीं होते हैं क्योंकि द्रवों की तरह बहते हैं। अगला अंतर लेते हैं इनमें व्यवस्था। तो इनमें जो संरचना देखी तो क्रिस्टल अपने आप को रिपीट कर रहे थे एक लंबी दूरी तक, तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। तो इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, यानी अपनी संरचना को लंबी दूरी तक रिपीट करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि ये कुछ दूरी तक अपनी संरचना को रिपीट करें, लेकिन ज़्यादा लंबी दूरी तक अपनी संरचना को रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो ये दीर्घपरासी न होकर ये लघुपरासी होते हैं। और एक लास्ट अंतर लेते हैं हम इनकी दैशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। ये विषमदैशिक और समदैशिक का क्या मतलब है? विषमदैशिक का मतलब है कि अगर हम अलग अलग दिशाओं में जाएं तो विषम माने इसके गुण चेंज हो जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में इनके गुण में अंतर आ जाता है, जैसे अल्पतमांक वगैरह इनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस संरचना को देखें तो अगर हम ये देखें कि क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अणु का पैटर्न फिक्स है। पहले ये अणु व्यवस्थित है, फिर रेड वाले अणु, तो अणु का एक नियमित पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो इससे हमको एक तो ये पता चल गया कि ये क्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये क्रिस्टलीय ठोस को व्यक्त कर रहा है। तो इसको हमने समझना है कि ये विषमदैशिक क्यों होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो विषमदैशिक क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, सपोज हम ऐसे डायरेक्शन में गए, ऐसी डायरेक्शन में चले, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर केवल रेड वाले अणु मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम अपनी डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दें, हम थोड़ा इस डायरेक्शन में चले जाएं, तो यहाँ पर आप देखोगे
कि हमको रेड वाले अणु भी मिल जा रहे हैं, ग्रीन वाले भी मिल जा रहे हैं। तो ऐसे अणु की व्यवस्था अलग है, ऐसे आने पर अलग है। आप किसी और डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ऐसे जाओ ऐसे जाओ। तो हर अलग अलग दिशा में जाने पर इनकी जो अणु की जो व्यवस्था है वो बदलती जाती है। तो अणु की व्यवस्था बदल जाने से जो उनके गुण होते हैं, जैसे अपूर्णांक या विद्युत प्रतिरोधकता, इनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में जाने पर उनके जो गुण होते हैं अपूर्णांक वगैरह वो भिन्न भिन्न मिलते हैं, क्योंकि अणु की व्यवस्था बदल जाती है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं लघु परासीय होते हैं, यहाँ नियमित पैटर्न नहीं होता है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ अणु की एक जैसी व्यवस्था मिलेगी हमको। तो इसलिए गुणों में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए समदैशिक होंगे। कुछ एग्जाम्पलों की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो है नमक आ जाता है, डायमंड वगैरह आ जाता है, सारी मेटल्स आ जाती हैं, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस वगैरह, ये सब क्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल में कांच, रबड़ और प्लास्टिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इनको हम कहते हैं आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस। इन्हें एक एक करके लेते हैं। पहले लेते हैं हम आणविक ठोस। तो जो आणविक ठोस होते हैं ये परमाणु अणु से बने होते हैं और इनको हम पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं: ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। इनमें इन सब कॉमन क्या होता है कि ये सब जो है अणु से बने होते हैं। इन सब में अवयवी कण अणु होते हैं। और ध्रुवीय आणविक ठोस में ध्रुवता पैदा नहीं होती, यानी अणु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ जो इसके एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो इसमें दोनों तरफ एक जैसे एटम, या तो इनकी ध्रुवताएं निरस्त हो जाती हैं या दोनों तरफ एक जैसे एटम होते हैं, जिस कारण इनमें कोई ध्रुवता पैदा नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन जो गैस है जब निम्न ताप पर ठोस के रूप में पाई जाती है तो हाइड्रोजन के अणु में 2 हाइड्रोजन एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम, जितना ये एटम खींचेगा इलेक्ट्रॉन को उतना ही ये भी खींचेगा। ना तो कहीं पॉजिटिव चार्ज आ पाता है, ना ही कहीं नेगेटिव चार्ज आ पाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हाइड्रोजन एक अध्रुवीय आणविक ठोस है। दूसरा लेते हैं हम ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस में भी संघटक अणु होंगे, लेकिन इसके जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे अणु आ जाते हैं जिनमें ध्रुवताएं होती हैं। ध्रुवताएं हो जाती हैं माने कैल्शियम माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज आ जाते हैं उनमें, जैसे HF हो गया, HCl, SO2 वगैरह, ये सब ध्रुवीय आणविक ठोस में आ जाते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु जब बनता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। हाइड्रोजन की ऋणात्मक दर 2.1 है, जबकि क्लोरीन की 3 होती है। तो क्लोरीन की ऋणात्मक दर थोड़ी ज़्यादा होती है, इससे जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है ये थोड़ा क्लोरीन की ओर को शिफ्ट हो जाता है। जिससे क्लोरीन पर अणु पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो हाइड्रोजन का एटम है उस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल होता है ये एक ध्रुवीय अणु के अंतर्गत आता है। तो जब ऐसे दो HCl के अणु एक दूसरे के निकट आएंगे तो उनके जो परस्पर विपरीत आवेश वाले सिरे होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो तब उनके बीच कार्य करने वाला जो फोर्स है वो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। तीसरे प्रकार के आणविक ठोस रहते हैं हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। इनमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कब बनता है? जब हाइड्रोजन जो है किसी उच्च विद्युणात्मक वाले तत्व से संयोग करे, जैसे या तो फ्लोरीन से क्रिया करे या ऑक्सीजन से करे या नाइट्रोजन से करे। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी इन 3 उच्च विद्युणात्मक तत्व के समीप आता है तो उनके साथ एक बॉन्ड बनाता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल में H2 आ जाता है, बर्फ। जब पानी निम्न ताप पर बर्फ के रूप में होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसलिए ये बर्फ के अणु के बीच हाइड्रोजन बंध बनना संभव हो जाता है। तो ये जो आणविक ठोस हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों में जो फोर्सेस होते हैं वो उतने ज़्यादा प्रबल नहीं होते हैं, इसलिए थोड़े मुलायम होते हैं और इनके गलनांक भी कम होते हैं। इसके अतिरिक्त ये विद्युत के कुछ अलग होते हैं। दूसरे प्रकार के ठोस लेते हैं आयनिक ठोस।
आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होंगे यानी जिनसे वो बना होगा वो अणु की बजाय आयन हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयनों से बना होता है। जिसके एग्जाम्पल हम NaCl ले लेते हैं। NaCl हम जानते हैं कि दो आयनों से बना होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसमें जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव विपरीत आवेशित आयन होते हैं, इनके भी जो फोर्स काम करते हैं वो कुलामी फोर्स या वैद्युत बल कहलाते हैं। तो वैद्युत बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनके क्योंकि ये जो वैद्युत बल होते हैं ये थोड़े प्रबल होते हैं, इससे इनके गलनांक भी उच्च होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं इनकी तुलना में। और जहाँ चालकता की बात की जाए तो चालकता में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब ये आयनिक ठोस सॉलिड स्टेट में होते हैं तब तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें कोई फ्री आयन मौजूद नहीं होता है। हालांकि इनमें आयन है लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे से वैद्युत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, तो फ्री आयन नहीं होने के कारण ये विद्युत के कुचालक हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं या पिघला देते हैं तो तब ये आयनों में टूट जाता है। अगर हम NaCl को पानी में घोलें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो फ्री आयन मिल जाएंगे हमको। तो इन मुक्त आयनों की वजह से ये विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। तो कठोर और उच्च गलनांक के होते हैं। चालकता इस बात पर निर्भर करती है कि ठोस अवस्था में या गलित अवस्था में। ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, गलित अवस्था में सुचालक हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों को हम लेते हैं। तो तीसरे प्रकार के ठोस होते हैं जिसको हम मेटलिक सॉलिड्स बोल देते हैं या धात्विक ठोस। तो जो धात्विक ठोस होते हैं ये इनमें जो अवयवी कण होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं और जिन एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो धनायन और फ्री इलेक्ट्रॉन से यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इनके बीच जो फोर्सेस होता है वो मेटलिक बॉन्ड होता है, धात्विक आबंध। इसका एग्जाम्पल हम आप कोई भी धातु ले सकते हो, गोल्ड हो गया, Fe हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। और धातुओं के गुण आपको पता ही है कि कठोर होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। इसके अलावा इनमें तन्यता और आघात बलहीनता का गुण भी पाया जाता है। चौथे प्रकार के आणविक ठोस लेते हैं हम जिसको सहसंयोजक ठोस कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम है उसको संचालक या नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं और जो बॉन्ड होते हैं नाम सहसंयोजी ठोस है, यानी इसमें जो बॉन्ड होंगे वो भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, सहसंयोजी बंधुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके एग्जाम्पल में एक तो क्वार्ट्ज आ जाते हैं, सिलिका SiO2। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, कार्बन के दो अपरूप, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। क्योंकि सहसंयोजी बंध थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये दिशात्मक भी होते हैं, ये एक निश्चित ज्यामिति होती है, तो इस कारण यहाँ अणु की स्थितियाँ निश्चित होती हैं, तो अत्यंत कठोर होते हैं। याद धातु में आपने सुना होगा कि जो डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ये अत्यधिक कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि इसका उपयोग चट्टानों को काटने में भी किया जाता है। तो इसमें इनके गुणों की बात की जाए, एक तो गुण हमने बता दिया कि अत्यधिक कठोर होते हैं, इसके अलावा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, जो इनके हम एक गुण बता रहे हैं, इसमें ये जो है इन गुणों को फॉलो नहीं करता। इसका जो ग्रेफाइट एग्जाम्पल है ये इन गुणों को फॉलो नहीं करता है। इसके जो गुण होते हैं वो अन्य जो इसके उदाहरण है उनसे कुछ भिन्न होते हैं, जैसे SiO2, C, SiC, ये सब जो है कठोर हैं, विद्युत के कुचालक हैं और उनके गलनांक भी उच्च होते हैं, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है, ये भी विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट आपने देखा होगा कि हमारी पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, तो वो अत्यंत मुलायम चीज़ है और ये विद्युत की सुचालक भी होती है। इसका उपयोग सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके अन्य जो इसके एग्जाम्पल हैं उनसे ये गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसका क्या कारण है कि इसमें इसका कारण इसकी संरचना होती है। इसमें जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, वो किसी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो परतदार होती है, ये अलग अलग परतों से बना होता है। तो इसमें हर एक कार्बन एटम 3 परमाणु से सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा होता है। इन कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, वो गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वो विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि आप यहाँ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसकी परतदार संरचना है, ये यहाँ पर 2-3 परतें दिखा रखी इन लेयरों से मिलकर बनाए। तो इसमें किसी भी आप एटम को अगर देखोगे तो 3 और एटम से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है। इन 3 एटम से जुड़ा है जो इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन है,
वो जालक में इधर उधर जाने के लिए फ्री होता है, तो इस कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बैटरी में हमने एक बल्ब जोड़ा है और यहाँ पर एक पेंसिल से इसका कनेक्शन कर दिया है। पेंसिल की जो नोक होती है ग्रेफाइट से बनी होती है, तो इस प्रयोग को करने पर बल्ब जल जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट इन गुणों को फॉलो नहीं करता, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होने के बजाय सुचालक हो जाता है। तो चार प्रकार के जो ठोस होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि ये जो चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहजनिक ठोस होते हैं। आणविक ठोस में संगठक कण अणु होते हैं, इसमें संगठक कण आयन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और धनायन होते हैं, जबकि सहजनिक ठोस एटम से बना होता है, परमाणु से बना होता है। इनमें जो फोर्सेस होते हैं इस पर डिपेंड करता है कि क्योंकि ये तीन प्रकार के हमने पढ़े थे, अगर ध्रुवीय होगा तो उसमें द्वितीय द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करेगा, अध्रुवीय होगा तो परिक्षेपण या लंडन फोर्सेस कार्य करते हैं, और अगर हाइड्रोजन अवंधित होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य करेगा। जबकि आयनिक ठोस में वैद्युत बल कार्य करते हैं, प्लस माइनस को खींचता है इसमें, तो इसमें जो कार्य करने वाले बल हैं वो वैद्युत बल कहलाते हैं, जबकि इसमें धात्विक आबंध बनते हैं और इसमें सहसंयोजी आबंध बनते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आणविक ठोसों में अगर ध्रुवीय होगा तो HCl आप ले सकते हो, अध्रुवीय होगा तो H2O2 CO2 वगैरह ही ले सकते हो, और हाइड्रोजन अवंधित में बर्फ ले सकते हैं। आयनिक ठोसों में नमक हो गया NaCl, ZnS, कोई भी आयनिक कंपाउंड आप बोल सकते हो। धात्विक ठोस में धातुएं आपको पता ही है, ZnAg, Fe वगैरह ये सब आ जाती हैं, जबकि सहसंयोजी ठोसों के एग्जाम्पलों में जो है ग्रेफाइट के कार्बन के दो अपूर्व ग्रेफाइट और डायमंड ले सकते हो। इसके अलावा क्वार्ट्ज हो गया या सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं क्रिस्टल जालक तथा एकक कोशिका। पहले लेते हैं क्रिस्टल जालक। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं, माने वो जिनसे बना होता है, उनकी जो 3D व्यवस्था होती है, उनकी जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, वो क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठोसों की जो संरचना होती है बिल्कुल हमारी मकान या इमारत भवन की तरह होती है। जैसे आप लोगों के रहने का एक भवन होता है, इमारत होती है जो छोटे छोटे कमरों से बनी होती है, वैसी ठोसों में भी जो क्रिस्टल जालक होता है छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। किसी क्रिस्टली ठोस के संगठक कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये क्रिस्टली जालक को व्यक्त करता है। इसमें जो हर एक कोने पर जो गोले दिखाए हैं ये जालक स्थल या जालक बिंदु कहलाते हैं, उनके बीच का जो गैप है वो अंतरकाशीय स्थल कहलाता है। अब ये जो क्रिस्टल जालक होता है ये छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को एकक सेल या एकक कोशिका क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट सेल। जैसे यहाँ पर जो हमने शेडेड पार्ट दिखा रखा है इसका, तो ये जो है ये एक यूनिट सेल को व्यक्त करता है, और यूनिट सेल अपने आप को अगर अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट करे तो बहुत सारी अगर यूनिट सेलें आपस में मिल जाएं तो उससे क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनिट सेल क्या है या क्रिस्टल जालक क्या है। तो इसकी दो डेफिनेशन, क्रिस्टल जालक किसी क्रिस्टली ठोस के अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था है, और एकक कोशिका किसे कहते हैं? एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है, वह न्यूनतम इकाई है जिसको अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट करें तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल जालक की उस सूक्ष्म इकाई को हम क्या बोल देते हैं? यूनिट सेल या एकक कोशिका कह देते हैं। तो इस एकक कोशिका के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। इनको 6 पैरामीटरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, 3 कोण और 3 भुजाएं। जैसे कि आपने मेंसुरेशन में क्लास 10th में घनाभ के बारे में पढ़ा होगा। घनाभ की 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, LBH। इनको इस डायग्राम में यहाँ हमने LBH को ABC करके दिखा दिया। तो आप देख सकते हो ये जो घनाभाकार चीज है ये किसको व्यक्त करी है? एक यूनिट सेल को व्यक्त करी है, और इसकी हमने चौड़ाई A मान ली, इस घनाभ की लंबाई को हमने B से डिनोट कर दिया, इसकी हाइट को C से डिनोट कर दिया। और ये जो ABC कोरे हैं इनके जो बीच का एंगल है, A और B के बीच का एंगल, या पहले A और C देखो आप, A और C के बीच का एंगल, यहाँ हमने A और B के बीच का एंगल अल्फा से डिनोट किया, और A और C के बीच के एंगल को हमने बीटा से डिनोट किया, जबकि A और B के बीच के एंगल को हमने गामा से डिनोट किया। तो टोटल कितने पैरामीटर हो जाते हैं यूनिट सेल के? 6 पैरामीटर हो जाते हैं, 3 कोण और 3 कोरें यानी भुजाएं। तो ये जो क्रिस्टल जालक होता है ये टोटल 14 प्रकार के होते हैं। 14 से अधिक क्रिस्टल जालक का होना संभव
नहीं है, इनको अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले हम इस यूनिट सेल को लेते हैं। ये जो अभी हमने यूनिट सेल एकक कोशिका के बारे में पढ़ा, तो ये जो यूनिट सेल होती हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहली प्रकार की जो यूनिट सेल है वो आधी एकक कोशिका कहलाती है, या उसको सरल एकक कोशिका भी बोलते हैं, सिंपल सेल। सिंपल सेल में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं, इसके अतिरिक्त और कहीं भी उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक कोशिका ली है, तो इसमें जो अवयवी कण होंगे केवल कॉर्नर्स पे होंगे। हम जानते हैं कि किसी घन के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, 4 ऊपर 4 नीचे। एक कॉर्नर यहाँ है इसका, एक कॉर्नर ये हो गया 2, एक यहाँ हो गया 3, 4, और 4 नीचे हो जाएंगे 5, 6, 7, 8। तो ये जो आधी एकक कोशिका होती है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। हालांकि इसको एक सरल रूप में हम इस तरह से व्यक्त कर देते हैं, लेकिन ये इसका एक्चुअल डायग्राम नहीं है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हम इस परमाणु और इस परमाणु को देखें तो हमने काफ़ी दूरी पर दिखा रखे हैं, इनके बीच में बहुत गैप है, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। लेकिन इसका अगर हम वास्तविक डायग्राम देखें तो उसमें ये जो एटम होता है इस एटम को टच करता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि कोने के सारे गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसका एक रियल डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 4 गोले नीचे रख दिए, 4 गोले ऊपर रख दिए, तो इससे जो कोशिका प्राप्त होती है वो सिंपल सेल कहलाती है या आधी एकक कोशिका कहलाती है। तो इन गणों के अगर इन गोलों के अगर हम सेंटर को मिला दें ऐसे, इसके सेंटरों को ऐसे अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपको एक घन की आकृति प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से अगर हम ऐसे करके मिला दें तो क्यूब बन जाता है, लेकिन ऐसे दिखाना थोड़ा कठिन होता है, तो इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे व्यक्त कर देते हैं। आगे जितने भी डायग्राम बनेंगे उसमें हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आदि को एकक कोशिका के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सिंपल सेल में जो एटम होते हैं केवल कोनों पर होते हैं, तो इसमें 8 डॉट लगा के आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। दूसरे प्रकार की कोशिका होती है जिसको हम केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं। केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं वो कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। अब अन्य किस स्थान पर उपस्थित होते हैं इसके आधार पर केंद्रित एकक कोशिका को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। पहले लेते हैं हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका, या इसको बॉडी सेंटर्ड सेल भी बोलते हैं, बीसीसी करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो कोनों पर तो होते ही हैं, इसके अलावा एक बॉडी के सेंटर में भी होते हैं। अगर हम एक घन दिखा दें तो ये 8 कॉर्नर्स हैं इसके, तो 8 कोनों पर परमाणु मौजूद हैं। इसके अलावा जो पूरे घन का जो केंद्र है यहाँ पर एक एटम यहाँ भी होगा। तो टोटल अगर हम यहाँ गोलों की बात करें तो यहाँ पर हम इसको 9 गोलों द्वारा दिखाएंगे। 8 कॉर्नर्स पर हो गए और एक घन के सेंटर में हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है। ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरे प्रकार की केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको फेस सेंटर्ड सेल कह देते हैं और एफसीसी करके दिखाते हैं, फेस सेंटर्ड सेल एफसीसी। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पे तो होंगे ही इसकी तरह, आदि कोशिका की तरह, इसके अतिरिक्त हर एक फलक के केंद्र पे भी हो जाता है। तो 8 गोले हमने कोनों पे लिए आदि एकक कोशिका में जैसे दिखाया था। इसके अलावा जो परमाणु होते हैं वो फलक के केंद्र पे भी होते हैं। तो हम जानते हैं कि घन की कितनी फलकें होती हैं। घन एक कमरा आप मान सकते हो, कमरे में हम जानते हैं कि 6 फलकें होती हैं, 4 दीवार, एक छत और एक फर्श। तो वैसे इसमें भी आप देख सकते हैं कि 6 फलकें हैं। तो एक हमने ऊपर वाली फलक ले ली, एक नीचे वाली फलक ले ली, तो यहाँ पर भी आइटम होंगे। इसके अलावा चारों दीवारों पर भी होंगे, एक यहाँ पर होगा, एक सामने वाली दीवार यहाँ पर होगा, एक ये बैक वाली जो दीवार है इसके केंद्र में होगा, और एक जो है फ्रंट वाली दीवार है इसके सेंटर में भी होगा। तो 8 कॉर्नर्स पे हो गए और 6 फलकों पे हो गए। इनकी 6 फलकें होती हैं, तो 8 और 6 14। तो इसमें जो टोटल गोले होते हैं वो 14 होते हैं, 14 होते हैं। तीसरे प्रकार की केंद्रित एकक कोशिका को हम बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका एक टाइप की फलक केंद्रित एकक कोशिका ही होती है। सिर्फ अंतर क्या होता है कि यहाँ जो एटम होते हैं ये कोनों पे होते हैं और किन्हीं तो विपरीत फलकों के मध्य में होते हैं। तो 8 हमने कॉर्नर्स पे ले लिए
और कोई भी आप दो फलके ले सकते हो। यहाँ जैसे हमने याली फलक और याली फलक ले ली, तो इसके सेंटर में भी होंगे, एक एटम यहाँ पर होगा इसके सेंटर में, और एक इसके सामने वाली फलक ले ली। आप चाहो तो ऊपर नीचे वाली फलक भी ले सकते हो, यहाँ हमने पीछे वाली और सामने वाली फलक भी ले सकते हो। तो यहाँ हमने यारी फलक और यारी फलक ले ली, तो 8 एटम कोनों पे हैं और दो विपरीत, किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पे है। तो टोटल आप एटम देखोगे इसमें तो कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो इसमें जो जालक बिंदु होते हैं वो 10 होते हैं। हालांकि टोटल परमाणु की संख्या इससे कुछ कम होती है, उसके बारे में हम ये आगे पढ़ेंगे। तो कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि बीसीसी, एफसीसी या ईसीसी में जो है कितने जालक बिंदु होते हैं। तो एक बार लेते हैं, बीसीसी में क्या होता है कि परमाणु कोनों पर होते हैं, एक सेंटर में होता है, तो 8 एक 9 हो गए। एफसीसी में कोनों पर होते हैं और 6 फलकों पर होते हैं, तो 8 6 14 जालक बिंदु हो जाते हैं। जबकि अंत्य केंद्रित में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और दो विपरीत फलकों के केंद्र पर होते हैं, तो 8 और 2 10 जालक बिंदु हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं आदि एकक कोशिका के प्रकार। तो जो हमने सिंपल सेल पढ़ी थी उसको 7 भागों में बांटा जाता है, क्यूबिक सेल, टेट्रागोनल सेल, ऑर्थोरोम्बिक सेल, हेक्सागोनल, रोम्बोइडल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक सेल। तो ये हालांकि आपके पेपरों के एंगल से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका खाली बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं, इसको आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो 7 प्रकार की हमने सेलें पढ़ी, तो इनकी जो कोरें और जो एंगल होते हैं ये अलग अलग होते हैं। तो ये जो 7 प्रकार की होती हैं इनके क्या क्या नाम है, घनी एकक कोशिका, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणी, त्रिसमताक्ष, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। तो पहले लेते हैं हम घनी एकक कोशिका। तो घनी एकक कोशिका माने क्यों घन, घन से आप परिचित ही हैं कि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो इसकी जो तीनों कोरें होती हैं जिसको हमने ए बी सी से दिखाया था, ये बराबर होती है और हर एक एंगल 90 का होता है। यहाँ भी एंगल 90 90 90, तो इसमें सारे जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये जो होती हैं 3 प्रकार की होती है, आधे, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। दूसरे प्रकार का कि आधे एकक कोशिका जो होती है वो द्विसमलंबाक्ष कहलाती है। नाम से पता चला है, द्विसम माने इसमें दो भुजाएं समान होंगी। इसका पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसकी ये दो कोरें तो समान है, ए और बी, ये आपस में बराबर है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो ए बी के तो बराबर होगा लेकिन ये सी के बराबर नहीं होगा, हालांकि प्रत्येक एंगल इसमें भी 90 डिग्री का होता है। तीसरे प्रकार की हम सेल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं विषम लंबाक्ष। तो विषम लंबाक्ष जो होती है 4 प्रकार की होती है, आधे, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। इसकी क्या खास बात होती है कि इसमें कोई भी कोरें बराबर नहीं होती। ए ना तो बी के बराबर होता है और ना ही सी के बराबर होता है। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। हालांकि इसमें हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, जो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, अल्फा बीटा गामा है, तीनों एंगल 90 डिग्री के। अगली सेल लेते हैं हम जिसको हम बोलते हैं षटकोणी। तो षटकोणी जो सेल होती है वो केवल एक ही टाइप की होती है, आधी, और इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें जो ए और बी है ये तो बराबर है, लेकिन आप देख सकते हो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ए और बी तो बराबर है लेकिन वो सी के बराबर नहीं होता है। और इसमें अल्फा और बीटा आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं 90 डिग्री है, जबकि गामा यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा होता है, ये 120 डिग्री का होता है। अल्फा बीटा तो बराबर होते हैं लेकिन गामा इनसे भिन्न होता है। अगली प्रकार की सेल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं त्रिसमताक्ष। तो इसमें क्या होता है कि जो तीनों कोरें होती हैं ए बी और सी ये आपस में बराबर होती हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और इसमें जो अल्फा बीटा गामा होते हैं ये भी बराबर होते हैं, डायग्राम में अल्फा 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 से दिखा रखा है, इसका मतलब तीनों एंगल बराबर हैं। लेकिन ये थोड़ा तिरछा है, उसका मतलब ये जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा या गामा 90 के बराबर नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगली प्रकार की सेल लेते हैं हम एकंताक्ष सेल। तो एकंताक्ष में ये दो टाइप की होती हैं, आद्य और अंत्य केंद्रित। तो इसमें भी तीनों कोरें बराबर नहीं होती, ए सी और बी ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि जो अल्फा और गामा होता है, ये अल्फा है और जो गामा है ये तो 90 डिग्री है, लेकिन जो बीटा है 90 से थोड़ा
ज़्यादा है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट प्रकार की सेल लेते हैं हम त्रिंताक्ष सेल। तो त्रिंताक्ष सेल जो होती है केवल एक ही टाइप की होती है, आधी टाइप की। तो इसमें भी ए बी सी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, और ना ही, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा तिरछा करके बनी हुई ये कोशिका, उसके मतलब एंगल जो होंगे ये भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। तो हालांकि इनको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, फिर भी इसको अगर आपने लर्न करना है तो इसकी एक ट्रिक बता देते हैं आपको, जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को याद करने के लिए पहले हमने एक लाइन याद करनी है कि घोर द्वेष में एक क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय आदमी है उनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, तो बहुत क्रोध में, द्वेष में, तो क्रोध द्वेष में एक क्षत्रिय। अब इससे हमको 7 टाइप की सेलों के नाम याद हो जाएंगे। जैसे घोर, गौ से शुरू हो रहा है, तो पहली टाइप की सेल हमने पढ़ी थी, क्या होती है? घनी सेल। तो ये घनी एक कोशिका हो जाएगी। अब ये जो द्वेष है, इसमें आपने संधि विच्छेद कर देना है। इसमें द्वेष माने द्विधन विष, तो द्वि से आ जाएगा आपका द्विसम लंबाक्ष, और विष से आ जाता है आपका विषम लंबाक्ष। तो इसके संधि विच्छेद करके हमने 2 सेलें और बना ली। अगला मैं को छोड़ देते हैं, इससे कुछ सेल नहीं बन रही है। अगला आते हैं एक, एक से एक अंताक्ष सेल हो जाती है। फिर आते हैं क्षत्रिय। इसका भी हम थोड़ा संधि विच्छेद करके समझ सकते हैं। क्षत्रिय माने शत, धन शत या शट। शत से क्या आ जाता है? षटकोणी। और थ्री से आ जाता है त्रिसम, त्रिसमताक्ष। यहाँ से हमने इसको मिला के बना लिया है, क्षत्रिय का शत का षटकोणी ले लिया, और थ्री से त्रिसमताक्ष ले लिया। और लास्ट वाली जो होता है 6 से नहीं होगी, एक और बची, वो भी 3 से ही शुरू होती है। आप चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो, घोर देश में एक क्षत्रिय, और 3 से कुछ नाम बना सकते हो, जैसे हमने त्रिभुवन नाम बना लिया। तो घोर देश में एक क्षत्रिय त्रिभुवन, 3 से त्रिसमताक्ष, और लास्ट में 3 से आ जाता है तिनंतताक्ष। तो ये तो हमने 7 प्रकार की सेलों को इस लाइन से याद कर लिया। इसके बाद आते हैं इनमें संभव विविधताएं, ये कितने टाइप की होती है। इसके लिए आपको एक अंक याद करना है, 324211, 324211। 3 टाइप की होती है, ये 2 टाइप की, ये 4 टाइप की, ये 2 टाइप की, और लास्ट की तीनों एक एक टाइप की होती है। अब आते हैं इनकी कोरों की लंबाइयाँ। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं, ये जो ऊपर वाली सेल है, जो घनी सेल है, ये सिमेट्रिक टाइप की होती है, जबकि जो लास्ट वाली सेल होती है ये सिमेट्रिक नहीं होती है, सममित नहीं होती है। यहाँ सारी चीज़ें बराबर होंगी, जबकि यहाँ सारी चीज़ें बराबर नहीं होंगी। वैसे भी हम जानते हैं कि जो घनी सेल है, जो घन होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। यहाँ कोरों में क्या रिलेशन मिलेगा हमको? इसकी जो तीनों कोरें होंगी ये बराबर होंगी, यानी ए बराबर बी बराबर सी। अभी जो लास्ट वाली सेल की बात करें, तो ये इसमें तीनों जो कोरें होती हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अगली जो सेल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सी को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से एक चीज हटा देंगे, तो इसके लिए हो जाएगा ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। और अगली वाली सेल में ए को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ तीनों ही बराबर नहीं होती हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। पहले तीनों बराबर करनी है आपने, फिर सी को हटाना है, फिर दोनों को हटा देना है। अब जो अगली सेलें होती हैं उनको याद करने के लिए हम इस चीज को यहाँ डाल देंगे, इस संबंध को, इस रिलेशन को यहाँ डाल देंगे, और ये जो ऊपर वाला रिलेशन है इसको, इस संबंध को यहाँ पर डाल देंगे, तो आपको बाकी की कोरें भी याद हो जाएंगी। यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी आ गया, अगले वाले में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी आ गया, और इस पोजिशन पर आ जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब आते हैं एंगल के बारे में। इनमें क्या क्या एंगल होते हैं, पहले इसमें जो शुरू की 3 कोशिकाएं होती हैं, इनमें एंगल सेम होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि घन में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। सेकंड में भी यही होता है, और थर्ड में भी यही होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अलावा ये जो लास्ट वाली होती है यूनिट सेल, इसमें हमने बताया कि असममित होती है। यहाँ पे तीनों कोरें बराबर हैं, यहाँ पे तीनों कोरें बराबर
नहीं होती, यहाँ तीनों एंगल बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पे तीनों एंगल बराबर नहीं होते हैं। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब आते हैं बीच की इन तीन सेलों में। तो इनको याद करने के लिए हम एक स्टोरी बना लेते हैं। मान लेते हैं बीटा बीटा मान लेते हैं परिवार है अल्फा बीटा गामा का, जिसमें अल्फा पापा है, बीटा बेटा है, और गामा 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 माने माँ है। तो इस अगली वाली सेल में क्या होता है, एक अंतराक्ष सेल में जो बीटा होता है ये एलिमिनेट हो जाता है, ये घर को छोड़कर चले जाता है। तो इसके लिए एंगल मिल जाएगा हमको अल्फा, और गामा तो यही है घर के अंदर ही है 90 डिग्री, लेकिन जो बीटा है वो घर से बाहर चला गया 90 डिग्री। अब बीटा के बाहर जाने से क्या हुआ, जो गामा यानी जो उसकी माँ है वो उसे ढूंढने बाहर गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर गई बेटा घर लौटा है। तो अगले उसमें हम क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा को अंदर ले लेते हैं, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू 90 डिग्री, बट जो गामा है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसको अलग से लिख लेते हैं, और गामा यहाँ पर 120 डिग्री कर देते हैं। और लास्ट वाले में जब माँ को पता चला कि बेटा आ चुका है, घर में वापस आ गया है, तो वो भी फिर वापस आ गई और तीनों मिलजुल के रहने लगे। तो अगली वाली सेल में अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन ये 90 के बराबर नहीं होते हैं। इस प्रकार से आप इस यूनिट सेल की सारी कोशिकाओं की कोरों की लंबाई और कोणों को याद कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहले आप इस लाइन से इन 7 प्रकार की सेलों को याद कर लेना। उसके बाद ये जो नंबर है इनसे आप पता कर सकते हो कि ये कितने टाइप की होती है। पहली वाली 3 टाइप की, दूसरी वाली 2, अगली वाली 4 टाइप की, फिर 2 टाइप की, फिर 1 1 1। और कोरों की लंबाई याद करने के लिए घनी में हम ले लेते हैं क्यूब में। जो पहली वाली सेल होती है वो सममित होती है, जबकि लास्ट वाली असममित होती है। इसमें तीनों कोरें बराबर हैं, तीनों एंगल भी बराबर हैं, जबकि इसमें ना तो तीनों कोरें बराबर होती है और ना ही तीनों एंगल बराबर होते हैं। अगली वाली में समलंबक सेल के लिए हम क्या करते हैं, सी को नॉट इक्वल टू बना लेते हैं, और अगली वाली में तीनों को नॉट इक्वल टू बना लेते हैं। एक बार यहाँ एलिमिनेट किया हमने, एक बार इसको नॉट इक्वल टू किया, और फिर नीचे की कोशिकाओं का पता करने के लिए इनको रिपीट करना है हमने। इसको यहाँ डाल देना है, इसको यहाँ डाल देना है, और इस वाली कोर की लंबाई का संबंध यहाँ एडजस्ट कर देना है। तो कोरों की लंबाई यहाँ होगी। फिर ये 2 एंगल तो हमको याद हो चुके हैं। तो शुरू वाली जो 3 कोशिकाएं होती हैं इनमें एंगल बराबर होते हैं, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 डिग्री। अगली वाली में बीटा एलिमिनेट हो जाता है, अगली वाली में गामा एलिमिनेट हो जाता है, और फिर तीनों अंदर आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम किसी एकक कोशिका में अवयवी कणों यानी परमाणु की संख्या की गणना। इस संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड की गणना करना सीखेंगे कि इस यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं। इसमें जितनी यूनिट सेल में हमको एटम दिखाई देते हैं उससे एक्चुअल में काफ़ी कम परमाणु पर यूनिट सेल होते हैं। तो इसको हम अलग अलग कोशिकाओं के लिए निकालेंगे कि अलग अलग कोशिकाओं के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है। पहले लेते हैं हम सिंपल याद दिएगा कोशिका, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो सरल कोशिका होती है उसमें परमाणु केवल कॉर्नर्स पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं, कोनों के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं होते हैं। तो अब अगर हम किसी एक कॉर्नर पे स्थित एटम को देखें तो पहले हम ये पता करते हैं कि ये जो परमाणु हैं ये कितनी कोशिकाओं में आ रहे हैं, कितनों को शेयर कर रहे हैं। तो किसी भी कोने पे स्थित जो परमाणु होता है वो 8 सेलों को शेयर करता है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि ये एटम है, एक तो इस सेल में आ रहा है, एक इसके जो आगे सेल आएगी अगली वाली सेल, फिर यहाँ को बनी होगी इसके आगे उसमें भी आएगा। इसके अलावा जो इधर को बनी होगी राइट साइड को उसमें भी ये शेयर करेगा, और इसके जो फ्रंट डायरेक्शन में सेल है उसको भी शेयर करेगा। तो एक कोने पे स्थित सेल 4 नीचे वाली और 4 ऊपर वाली सेलों को शेयर करता है। तो टोटल ये 8 सेलों को शेयर करता है। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक यूनिट सेल ये कोने पे स्थित लिए, तो आप देखोगे ये जो कॉर्नर की सेल है ये 8 सेलों में आ रही है। नीचे की 1 2 3 4 सेल नीचे की है, और 1 2 3 4 सेल ऊपर की है। तो ये जो परमाणु है ये इसका कुछ ना कुछ भाग 8 सेलों में
आ रहा है। तो किसी आदि एकक कोशिका में कोने पर स्थित जो एक परमाणु होता है वो 8 सेलों के साथ शेयर करता है। तो किसी एक सेल में इसका योगदान कितने का होगा, उसको 8 से डिवाइड करके आप पता कर सकते हो। जैसे एक लड्डू है, आपने 8 लोगों में बांट दिया, तो पर हेड पर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 1/8। तो वही इसके लिए रूल बन जाता है कि जो सिंपल सेल होती है उसमें ये जो कॉर्नर्स पे स्थित हर एक एटम होते हैं उनका जो सेल में योगदान होता है 1/8 का होता है। क्योंकि कोने पे स्थित जो परमाणु होता है वो 8 सेलों को से विभाजित करता है। तो इसका योगदान 1/8 है, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। तो टोटल इस सेल में कितने आइटम होंगे इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/8 को 8 बार प्लस कर देंगे या 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए जेड का फॉर्मूला बन जाता है जेड इज इक्वल टू, एक एटम ने कितना योगदान दिया 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स कितने हैं 8, तो 1/8 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो मिल जाता है हमको 1। तो वैसे तो सिंपल सेल में जो जालक बिंदु होते हैं यानी जो ये डॉट लगाए हैं हमने ये कितने होते हैं टोटल 8। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 8 जो है एटम से मिलकर बना होता है। इसमें जो एक्चुअल में जो एटम की संख्या होती है वो केवल एक होती है, क्योंकि इसका जो 8 एटम होते हैं इनका काफी कम भाग इस सेल के अंदर आता है। इसके बाद आते हैं सेकंड सेल जिसको हम बोलते हैं अंतः केंद्रित या बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए हम जेड की गणना करना सीखेंगे। तो जैसा कि बॉडी सेंटर्ड सेल में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें जो एटम होते हैं वो कोनों पर भी स्थित होते हैं और एक घन के केंद्र पर भी स्थित होता है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हमको नजर आते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एटम्स की संख्या है वो 9 से काफी कम होगी। तो हमने गणना करनी है कि कितनी होगी। तो उसके लिए फिर उसी रूल को देखते हैं कि यहाँ पे एक तो 8 कोनों पे स्थित एटम है, कोने पे स्थित किसी भी एक एटम का जो योगदान होता है वो हम पीछे देख चुके हैं कितना होता है 1/8 का, क्योंकि 8 को शेयर करता है। अब अगर ये सेंटर वाले एटम की बात की जाए तो ये तो इसी सेल में आ रहा होगा क्योंकि घन के केंद्र में है। इसके ऊपर वाली या इसके बाईं या दाईं ओर वाली सेलों में नहीं आ सकता, ये केवल इसी सेल में आएगा। तो किसी भी सेल को शेयर नहीं करता, किसी भी अन्य सेल को शेयर नहीं करता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट सेल में योगदान होता है ये पूरा योगदान होता है, 1 का योगदान होता है। ये 1 का योगदान करता है 1/8 का। तो इसके लिए आप जेड निकालोगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू पहले कॉर्नर्स वाली सेल का निकालेंगे। एक सेल का योगदान है 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स जितने कॉर्नर पे हैं इंटू 8, और इसमें ऐड कर देंगे सेंटर वाली सेल को। सेंटर वाली कितनी है 1 और इसका योगदान भी कितने का, पूरे का योगदान है +1 इंटू 1 यानी 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1 2 आ गया। तो वैसे तो एक्चुअल में हमको जो है जो दिखाई देते हैं वैसे तो 9 आइटम दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में बीसीसी में पर यूनिट सेल जो आइटमों की संख्या होती है वो केवल 2 होती है। इस बॉडी सेंटर्ड सेल का आप एक रियल में डायग्राम यहाँ भी देख सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक सेंटर वाला जो आइटम है ये किसी भी सेल को अन्य सेल को शेयर नहीं कर रहा है, इसका पूरा भाग इस सेल के अंदर आ रहा है। लेकिन जो ये कॉर्नर पे हैं एटम्स इनका काफी कम भाग सेल के अंदर आता है। इनका जो योगदान होता है कितने का होता है 1/8 का होता है, इसका केवल 1/8 भाग ही सेल के अंदर आता है। तो इस पूरी सेल में अगर हमने नंबर ऑफ एटम निकाले तो ये 8 कॉर्नर वाली सेलों को जोड़ेंगे, एक एटम ये बन जाता है और सेंटर में एक एटम ये है, तो 1 + 1 = 2। तो केवल 2 ही एटम होते हैं। और एक चीज हमने और ध्यान रखनी कि इस डायग्राम में जो हम इसका सिंपल डायग्राम बनाते हैं इसमें तो हमको ऐसा लगता है कि जो सेंटर की सेल है कॉर्नर्स की सेल को टच नहीं कर रही है, लेकिन वास्तव में जो इसका रियल डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंटर वाली सेल होती है वो 8 कॉर्नर्स पे स्थित सेल को टच करती है। ये जो रेड वाली सेल हमने इस केंद्र पर दिखा रखी है ये इसको भी टच करेगी, इसको भी टच, इसको भी टच। कॉर्नर पे जितने भी आइटम्स होंगे उन सबको टच करता है। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जो केंद्र पर स्थित सेल है 8 के संपर्क में रहता है। अब आते हैं तीसरी प्रकार की सेल जिसको हम बोलते हैं एफसीसी, फलक केंद्रीय एकक कोशिका यानी फेस सेंटर्ड सेल। तो इसमें इसकी डेफिनेशन हमने क्या ली थी कि एफसीसी में जो एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पर भी होते हैं और हर एक फलक के केंद्र पर भी होते हैं। 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फलकें होती हैं, तो टोटल जो एटम होते हैं वो हमको 14 दिखाई देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल एटमों की संख्या होती है वो 14 से काफ़ी कम होगी। तो वो हमने निकालना है कि कितने एटम होते हैं। 14 तो दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं
की हम गणना करेंगे तो उसको भी हम पीछे वाले रूल से ही निकालेंगे। पहले कॉर्नर वाले आइटम को देखते हैं कि इसका जो सेल में योगदान होता है, ये एक सेल में इसका योगदान 1/8 का होता है। और अब आते हैं जो फेस वाली सेल है, किसी भी एक फलक के केंद्र पे स्थित आप इस एटम को देखोगे तो कितने सेलों को शेयर करती है? ये 2 सेलों को शेयर करती है। एक तो इसमें इस सेल में आ रही जो हमने यहाँ रचना की है, और एक इसके बगल में जो इस साइड को होगी, लेफ्ट में सेल होगी, उसको भी शेयर करेगी। तो इसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो फलक पर स्थित जो एटम होता है वो 2 सेलों को शेयर करता है। जो गोला हमने दिखाया है ये, इसका आधा भाग इस सेल में आ रहा है, आधा भाग इस सेल में आ रहा है। तो किसी एक सेल में इसका जो योगदान होगा वो कितने का हो जाएगा? 1/2। यहाँ भी 1/2 का योगदान कर रहा है, यहाँ भी 1/2 का योगदान कर रहा है। तो इसका जो सेल में कंट्रीब्यूशन होता है वो आधा होता है, 1/2 होता है, क्योंकि 2 सेल को शेयर करता है। इसके लिए अगर हम जेड निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1/8 इंटू एटम है कोनों पर इंटू 8 कर देंगे। और जो फलक वाली है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका योगदान है 1/2 का, और ऐसी कितने आइटम हैं? 6 आइटम हैं, तो 1/2 इंटू 6। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 8 से 8 यहाँ कैंसिल हो गए, और यहाँ 2 से 6 कैंसिल हो गए 3 बार। तो इसको आप ऐड करोगे तो 3 + 1 4। तो यहाँ जो है नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं वो 4 हो जाते हैं। तो हालांकि हमको यहाँ 14 गोले दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पर यूनिट सेल जो गोलों की संख्या होती है वो मात्र 4 होती है। तो इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो फलक के मध्य में स्थित जो एटम होता है, ये कॉर्नर्स पे गोलों को टच करता है। ये वाला जो एटम है ये इसको या जो इसके चारों ओर जो 4 गोले हैं इनके भी संपर्क में रहते हैं, इनको टच करता है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला से भी इसको आप याद कर सकते हैं कि Z = NC/8 + NB/1 + NF/2, जहाँ Z क्या है? पर यूनिट सेल एटम की संख्या। NC का मतलब कॉर्नर पर सेल है, NB माने बॉडी में स्थित सेलों की, Z का मतलब पर यूनिट सेल एटम्स की संख्या, NC माने कॉर्नर पे स्थित गोलों की संख्या, NB माने बॉडी में स्थित गोलों की संख्या, NF माने फेस यानी फलक पे स्थित गोलों की संख्या। तो कॉर्नर का योगदान 1/8 होता है, तो यहाँ NC/8 कर लेंगे। बॉडी वाला किसी को शेयर नहीं करता, उसका पूरा योगदान 1 होता है, तो NB/1 कर लेंगे। और फेस वाले जो गोले होते हैं 2 सेलों को शेयर करते हैं, तो उनका जो योगदान निकालने के लिए हम NF/2 कर देंगे। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप चाहे वो FCC हो, BCC हो या सिंपल सेल हो, किसी भी सेल के लिए पर यूनिट सेल एटम की संख्या जेड की गणना कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक घनी ठोस 2 तत्वों P और Q से बना है, जहाँ Q परमाणु घन के कोनों पर हैं। ये जो हमने यूनिट सेल दिखाई है, इसमें जितने भी कॉर्नर्स पे हैं, ये जो एटम है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? Q को। और जो P परमाणु है ये अंतः केंद्र पे है। अगर अंतः केंद्र पर भी एक एटम दिखाते हैं तो ये जो एटम है ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी ये कॉर्नर्स पर गोले हैं ये Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8। और इनके लिए रूल क्या होता है कि इनका जो सेल में योगदान होता है 1/8 का होता है। तो अगर हम Q एटम का पूरी यूनिट सेल में योगदान निकालेंगे तो उसके लिए हम एक एटम का योगदान देखेंगे 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स जो कोने पर हैं। कोने पर कितने एटम होंगे? जितने कोने होंगे 8। तो 1/8 इंटू 8, इसको सॉल्व करेंगे तो Q परमाणु का यूनिट सेल में योगदान आ जाएगा जो 1 के बराबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं P परमाणु का योगदान। P घन के केंद्र पर है और इसकी संख्या केवल 1 है, और एक किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। तो इसका P परमाणु का यूनिट सेल में योगदान है, उसको अगर हम निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा कि इसका योगदान 1 का है और इनकी संख्या भी 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1 इंटू 1 यानी 1 आ जाएगा। तो इससे P रेशियो Q निकाल लेते हैं। P और Q परमाणु की संख्याओं का अनुपात, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इनमें रेशियो 1/1 आ जाएगा। P/Q 1/1 आ गया। उसका मतलब जो यौगिक का सूत्र होगा वो PQ होगा। उसमें P के भी एक एटम होंगे, Q के भी एक एटम है, इसका मतलब जो यौगिक का सूत्र है वो PQ हो जाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी में थोड़ा चेंज अगर हम ऐसे कर दें इसमें क्वेश्चन, अगर इस तरह से बन जाए कि क्वेश्चन सारा यही है, लेकिन अगर हम इस
में एक ये क्वेश्चन कर दें कि एक कोने से एक एटम अगर मिसिंग है, मान लो ये एटम अपने स्थान से गायब हो गई, बाकी एटम तो कॉर्नर्स वाले हैं, लेकिन एक जो क्यू एटम है वो अपने स्थान से हट गया है, और यहाँ पर जो अंतर केंद्र है उसमें पी एटम है, तो तब आपको यौगिक का सूत्र निकालना है। तो इसको आप करेंगे, तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा नंबर ऑफ आइटम्स चेंज हो जा रहे हैं हमारे। पहले क्यू, एक क्यू प्राणु का योगदान क्यू कोने पे है, तो इसका योगदान 1/8 है। और वैसे तो 8 कोने हैं, लेकिन यहाँ से जो एक आइटम है अपनी जगह से हट चुका है, तो उसका मतलब जो टोटल क्यू प्राणु की संख्या है वो 8 की बजाय केवल 7 होगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 7/8 आ जाएगा, 7/8। और इसमें पी प्राणु का योगदान, पी प्राणु अपनी जगह से हटा नहीं, तो पी का योगदान के लिए जैसे हमने पहले किया था 1:1, उसी से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इससे हम पी और क्यू में अगर रेशियो निकाल दें तो आ जाएगा 1:7/8, यहाँ 1 की जगह आ जाएगा 7/8। तो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों ओर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर आ जाएगा 8:7। 8:7 आ गया, उसका मतलब ये का सूत्र क्या हो जाएगा, P8, P के 8 आइटम है जबकि Q के 7 आइटम है, तो इसे का सूत्र आ जाएगा P8Q7।